हेलो टू ऑल, मेरा नाम है अतुल यादव और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूसी लाइव पर। पिछले 3 या 4 सेशन से हम लगातार परसेंटेज करा रहे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस जो डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। और आज ये लास्ट सेशन है, उसी जो कड़ी है उसी कड़ी का ये आखिरी पड़ाव है, लास्ट सेशन है परसेंटेज का। यकीन मानिए, अगर आप सारे के सारे सीरीज़ को पूरा ध्यान से देखते हैं और क्वेश्चंस को सोल्व करने का प्रयास करते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करते हैं, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा परसेंटेज का जो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे पूरे जो सीरीज़ है उसका मेन फोकस ये है, आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप लोगों के अंदर जब डेवलप हो जाएगा तो बहुत सारे अलग टाइप के क्वेश्चंस भी आप कर पाएंगे जो मैंने यहाँ डिस्कस भी नहीं किए, लेकिन वो आप कर पाएंगे क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में डिज़ाइन हो चुका है कि भाई अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें ऐसे सोचना है या इस तरीके से सोचना है। तो कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करें ताकि आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ पाएँ। और सीजीएल का नोटिफिकेशन आ ही गया है, पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हो गया है। एसएससी का आप सबको जानकारी होगी उसकी कि भाई एसएससी सीजीएल का जो अभी नोटिफिकेशन आया है उसमें पूरा का पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया है। अब आपके लिए जो प्री एग्ज़ाम है वो एक क्वालिफाइंग नेचर में हो गया है, यानी सिर्फ आपको इसे क्वालिफाई करना है। और जब सोचते थे हम लोग की रीजनिंग, जीएस और ये सब पढ़ने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, सिर्फ प्री तक सीमित होते थे, अब रीजनिंग, जीएस भी उतने ही महत्वपूर्ण हो गए। साथ के साथ एक सेक्शन और ऐड कर दिया कंप्यूटर, यानी कुछ ना कुछ इसको बैंकिंग के तरीके से ढालने का प्रयास किया गया है जिसमें हर एक सेक्शन में आपको पास होना ज़रूरी है। तो प्रयास करेंगे कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी अब आएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है मेंस में, तो आप वो भी प्रयास करेंगे कि हर लेवल के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी आप लोग उस जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ। इसी पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। आने वाली आपकी तैयारी को इस तरीके से आपने बनाना है ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएँ, क्योंकि आपके पास आने वाले समय में 60 क्वेश्चंस, 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस होंगे। 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आप लोगों को, जिसके अंदर 30 जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग के होंगे और 30 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के होने वाले हैं। यानी मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही टॉपिक जो है वो कैलकुलेटिव है और दोनों के लिए सिर्फ आपको 60 मिनट मिले और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 हो चुकी है, यानी 1 नंबर आपका नेगेटिव जाएगा। तो इस प्रकार से थोड़ा ध्यान आपको इस पर फोकस रहना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कम समय के अंदर आपने अपना जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपने बिल्कुल बनाए रखना होगा। तो चलिए आज के सेशन शुरू करते हैं ताकि आपकी तैयारी होल्ड ना हो, आप लगातार कॉन्टिन्यूसली फोकस होकर तैयारी करते रहें। यूसी लाइव के साथ जुड़े रहें, सारे ही एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आप लोगों को अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग सब्जेक्ट, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है आने वाले सीजीएल एग्जाम के अंदर। सो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। इन एन एग्जामिनेशन, देखिए वेन डायग्राम रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, हमने ये डिस्कस नहीं किए थे पिछले सेशन में कि वेन डायग्राम से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं परसेंटेज के अंदर, तो वो भी आपने समझना है। बेसिक से फंडे को भी लेके चलेंगे। इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द बॉयज पास्ड इन इंग्लिश, 80% लगभग इंग्लिश में पास हैं। 85% पास इन मैथमेटिक्स, वाइल 75% पास इन बोथ। देखेंगे इसमें भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वो भी हमें सॉल्व करने हैं, वही चीज़ें समझनी है। मैंने पहले भी कहा है, पहले की वीडियो में भी, कि जब भी आप देखते हैं किसी क्वेश्चन को तो आपको ये देखना है कि और दूसरे आयाम क्या हैं जिनमें वो क्वेश्चंस को और बना सकते हैं और किस किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। आने वाले 3-4 वेन डायग्राम के क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। देखेंगे हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है। सो देखिए 80% स्टूडेंट्स है जो इंग्लिश में पास है। देखिए वेन डायग्राम बनाना भी आना चाहिए आप लोगों को। जहाँ पर भी वेन डायग्राम कहाँ इस्तेमाल होगा, जहाँ पर भी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का जिक्र हो, जैसे यहाँ पे इंग्लिश में सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट है, एक और सब्जेक्ट ले लीजिए कि हिंदी अगर ले लिया हमने, कुछ भी ले लिया, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमें वेन डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। इस प्रकार से गोले बनाने पड़ते हैं, जैसा कि आपने रीजनिंग में भी पढ़ा होगा। ये वाला जो पोर्शन होता है, ये जो एरिया, ये जो पोर्शन है, ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन है। और मैथ्स में इसे इस प्रकार से लिखा जाता है ए इंटरसेक्शन बी। मान के चलिए अगर 3 हमारे पास सब्जेक्ट होते तो 3 सब्जेक्ट के लिए आपके पास ये बन जाता पोर्शन
इस तरीके से। और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये वो वाला पोर्शन हो जाता है जहाँ पे तीनों के तीनों में पास है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी वो तीनों सब्जेक्ट की जानकारी यहाँ पे मिलती, यहाँ 2 सब्जेक्ट की जानकारी मिलेगी। तो इस प्रकार से वेन डायग्राम बनाना है। और ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है इसको बड़े ध्यान से समझना है। ये क्या चीज है, ये वो पोर्शन है जो ए भी है और बी भी है, यानी ऐसे नंबर है जिसमें ए का भी भाग आ रहा है और बी का भी पोर्शन आ रहा है, ए और बी दोनों का पोर्शन आ रहा है इस ए इंटरसेक्शन बी वाले हिस्से में। सिमिलरली ए बी सी, यहाँ तीनों गोलों में जो कॉमन चीज है, जो कॉमन है, जो तीनों के अंदर है, वो यही तो हिस्सा है, ये वाला एरिया ही तो हमारा कॉमन है। तो यहाँ पे ये चीज भी हमारे पास आ रही है, तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है साथ के साथ। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन ये है कि भाई हमारे पास 2 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश और मैथ्स, यानी इंग्लिश और मैथ्स के लिए हमारे पास 2 सर्कल हमने बना दिए इस प्रकार से। इसका नाम दे दिया इंग्लिश और इसका नाम दे दिया मैथ्स। देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है 80% ऑफ द बॉयज पास्ड इन इंग्लिश, यानी 80% बच्चे जो हैं वो इंग्लिश में पास हुए हैं। यहाँ 80% बच्चे किस में पास हुए हैं, इंग्लिश में पास हुए हैं। 85% पास इन मैथ और 85% बच्चे किस में पास हो गए हैं, मैथ्स में पास हो गए हैं। एंड 75% पास इन बोथ, और 75% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं, दोनों के दोनों में पास हो गए। ऐसे कितने परसेंट है, 75% स्टूडेंट है। अक्सर कंफ्यूजन क्या रहता है बच्चों को कि भाई सर ये क्या समझ में नहीं आ रहा कि भाई इंग्लिश में 80% है, 85% मैथ में है, 75% दोनों में है। तो क्वेश्चन को शुरू वहां से किया जाता है जहां पे दोनों का जिक्र हो। ये जब लिखा है 80% पास इन इंग्लिश, दैट मीन्स इसका मतलब ये यहाँ कोई जानकारी नहीं है कि ये जो 80% जो बच्चे इंग्लिश में पास हुए हैं ये मैथ में फेल हो गए, ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है यहाँ पे। इन्होंने बोला है सिर्फ 80% पास इन इंग्लिश, दोनों में बहुत फर्क है। अगर लिखा रहे 80% पास्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में 80% पास हैं, एंड एक और स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं 80% पास इन इंग्लिश ओनली, दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहां पे साफ साफ बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास होने वाले बच्चे कितने हैं, 80% बच्चे हैं, यानी बाकी में जो 20% बच्चे हैं वो क्या हो गया, फेल हो गए हैं। और ये जो 80% बच्चे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में पास है ये मैथ में भी फेल है। 80% पास इन इंग्लिश ओनली अगर लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बच्चे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं, मैथ्स में 80% बच्चे फेल हो गए। यहां से हमें ये समझ में आएगा, इस ऊपर वाली स्टेटमेंट से हमें ये समझ में आता है कि 80% इंग्लिश में पास हुए हैं, यानी मैथ्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। यानी 80% जो बच्चे इंग्लिश में पास हुए हैं, हो सकता है 80 के 80% ये बच्चे मैथ्स में भी पास हुए हो सकता है इसमें से 50% बच्चे मैथ्स में पास हुए हो और इंग्लिश में भी हुए हो। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें बन सकती हैं यहां से, लेकिन यहां पर तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा जब बोल दिया 80% पास इन इंग्लिश ओनली, यानी सिर्फ और सिर्फ जो इंग्लिश में पास होने वाले बच्चे हैं वो कितने परसेंट है, 80% बच्चे हैं। 2 बातें यहां से क्लियर हो जाएंगी कि 20% बच्चे तो फेल हो गए इंग्लिश में, पहली बात, और ये जो 80% जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं ये मैथ्स में फेल है। ये वाली बात भी समझ में आ रही होगी यहां से कि भाई 80% पास इन इंग्लिश ओनली अगर लिख दिया तो यानी ये वो बच्चे हैं जो मैथ में फेल हो चुके हैं, 80% बच्चे मैथ में फेल हो गए। 2 बातें हम यहां से सीखेंगे इस स्टेटमेंट से, और इस स्टेटमेंट से हम ये सीखेंगे कि 80% बच्चे इंग्लिश में पास हुए हैं, लेकिन ये इन्हीं में से हो सकता है कुछ बच्चे मैथ्स में भी पास हुए हो। तो यहां पे दोनों चीजें हैं, 2 बातें हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा हमें। ठीक है भाई, तो देखो अभी फिलहाल क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, फिलहाल ये कह रहा है कि भाई 80% इंग्लिश में, मैथ्स में 85%, और देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट जो सबसे लास्ट है वो 75% पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स, यानी 75% बच्चे दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो यहाँ पे ये पोर्शन आएगा, यानी ये आ गया 75% जो दोनों में पास हुए हैं। इंग्लिश और मैथ्स का कॉमन हिस्सा यही है 75%। तो अगर इंग्लिश में कुल बच्चे 80% पास हुए हैं, कुल बच्चे 80% पास हुए और 75% उसमें से मैथ में पास हैं, तो बचे कितने इंग्लिश के लिए भाई, 5% बच गए, यानी 5%। ये जो 5% वाला हिस्सा है ये ओनली इंग्लिश का हिस्सा है, इसे बोलते हैं ओनली इंग्लिश, यानी केवल और केवल इंग्लिश में पास होने वाले बच्चे कितने हैं, 5% है।
अब मैथ्स अगर 75% है, कुल मैथ्स की परसेंटेज कितनी है भाई 85% है, तो यानी बच कितना गया इस सर्कल का 10% यानी 85। आप देखेंगे देखो मैथ्स 85% था, तो मैथ्स का जो गोला है ये पूरा सम 85% दे रहा होगा। अभी आप देखेंगे 75 + 10 कितना आ रहा है 85% आ रहा है। हाँ तो बिल्कुल सही बात है कि मैथ्स में 85% बच्चे पास हुए हैं, बिल्कुल सही बात है 85% बच्चे पास हुए हैं। लेकिन जब हम ये कह रहे थे कि 85% पास इन मैथ्स, तो इसमें कोई जानकारी नहीं मिल रही थी कि इंग्लिश के बारे में क्या जानकारी है, कि इंग्लिश में ये जो 85% बच्चे जो पास हुए हैं ये मैथ्स में पास हो गए, ये सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में पास नहीं है, हो सकता है बच्चे इंग्लिश में भी पास हो, इन्हीं में से कुछ बच्चे, तो वो चीज हमारे पास है। लेकिन 10% जो ये वाला जो हिस्सा है 10% सर्कल का, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली इन मैथ्स, यानी केवल और केवल मैथ्स में। अगर कोई पूछ ले कि भाई साहब मैथ्स में कितने बच्चे पास हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में कितने बच्चे पास हुए हैं, तो 10%, मैथ्स में कितने बच्चे पास हुए हैं तो ये 85%, दोनों का अलग अलग जवाब आएगा। यानी सिर्फ मैथ में 10% पास हुए हैं, कुल गणित में कितने बच्चे पास हुए 85% बच्चे पास हुए, क्योंकि कुछ बच्चे 75% बच्चे ऐसे भी थे जो इंग्लिश में भी पास हुए मैथ्स के साथ साथ। दोनों में फर्क है, आशा करता हूं आप सब समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 बॉयज फेल्ड इन बोथ द नंबर ऑफ द बॉयज हु सेट फॉर द एग्जामिनेशन। ये कह रहे हैं 45 बच्चे दोनों में ही फेल हो गए, तो बताइए कि कुल जो है कितने बच्चे एग्जाम में बैठे थे। हमें ये क्वेश्चन इसका हमें आंसर करना है। तो देखेंगे हमारे पास यहां पे टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगी, कितने बच्चे पास हुए हैं, इंग्लिश हो मैथ्स हो अकेले इंग्लिश मैथ्स सबका मिला के हमारे पास आ गया कि भाई साहब 90% बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं इन एनी ऑफ द टू सब्जेक्ट। यस और नो, कि भाई पास हुए हैं इन एनी ऑफ द टू सब्जेक्ट, दोनों या दोनों सब्जेक्ट में से किसी ना किसी में तो ये पास हुए हैं, या और बोथ द सब्जेक्ट, दोनों ही सब्जेक्ट में कुल कितने बच्चे पास हो गए 90% बच्चे हैं जो पास हो गए। तो बचे कितने भाई 10% बच गए, 10% बच्चे बच गए जो पास नहीं हो पाए, यानी 10% की वैल्यू जो है वो 45 है। और हमें 100% की वैल्यू बतानी है, यानी कुल कितने बच्चे एग्जाम में आए थे, तो कुल एग्जाम में आए थे 450 बच्चे, 450 स्टूडेंट्स आर देयर इन द एग्जाम। इस पूरे एग्जाम में कितने बच्चे हैं 450 बच्चे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन की बात करें तो 75% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश, 80% पास इन मैथ्स एंड 10% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द कैंडिडेट्स पास इन इंग्लिश, यानी 70% जो कैंडिडेट्स हैं वो इंग्लिश में पास हुए हैं। देखोगे तो अलग टाइप आ गया भाई आपके पास, 70% पास इन इंग्लिश, इंग्लिश में पास होने वाले, उसके बाद मैथ्स में पास होने वाले मिल गए हमें 80% जो मैथ्स में पास है, उसके बाद 10% फेल इन बोथ, यानी इंग्लिश और मैथ में फेल दे रखा है पास के बजाय, यानी यहां पे 10% फेल हो गए बोथ। 144 कैंडिडेट्स पास इन बोथ। देखिए क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, यही मैं बता रहा था कि हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक टाइप है। आप देखेंगे यहां पे इंग्लिश आया, ये मैथ्स है, और अगर हम बात करें 70% पास हुए 80% मैथ्स में पास हुए हैं, तो ये तो जानकारी नहीं है कि भाई सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में पास हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं। जो फेल हुए हैं वो 10% है, यानी ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जो फेल होने वाले 10% है, या तो हम इस पूरे चार्ट को फेल वाला चार्ट बना दें जिसमें बच्चे फेल हुए हैं, वो सारा चार्ट बना दें, इस पूरे चार्ट को फेल की तरह कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो आंसर है वो 10%, वो हमें सबसे पहले वेन डायग्राम में जो चीज फिल करनी होती है वो ये वाला पोर्शन फिल करना होता है, यानी जो कॉमन एरिया। और कॉमन एरिया पास के बारे में नहीं दे रखा, कॉमन एरिया दे रखा फेल का। तो अगर मैं बोलूं कि इंग्लिश में 70% पास हुए हैं, तो इंग्लिश में फेल कितने हो गए, इंग्लिश में 30% फेल हो गए। और अगर मैथ्स में 80% पास हुए हैं, तो मैथ्स में फेल कितने हो गए, मैथ्स में 20% फेल हो गए। और दोनों में कितने फेल हो गए 10%। अब क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो गया, हमने पूरे क्वेश्चन को फेल के नजरिए से देखना शुरू कर दिया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 10% फेल हो गए दोनों में, और इंग्लिश में 30% फेल हुए थे तो बच गए 20%, मैथ्स में 20% फेल हुए थे तो बच गए 10%, यानी कुल मिला के कितना परसेंट हो गया भाई 40% हो गया, यानी 40% हो गया। कुल मिला के कितना हो गया भाई 40% हो गया, यानी 40%। और 40% की जो ये बच्चे हैं जो 40% वो बच्चे हैं जो फेल हो गए एग्जाम में, किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, यानी बचे कितने जो पास होने वाले
पास होने वाले बच्चे बच गए 60% जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो ऐसे बच्चे कितने हैं भाई, हमारे पास 144 हैं। हमें बताना है टोटल बच्चे कितने हैं, तो आप यहाँ से बता सकते हैं 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144 डिवाइडेड बाई 60। सोल्व कर लेंगे, 6 से कट जाएगा 2.4 और आपको मिल जाएगी 100% की वैल्यू यानी 240, 240। ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हम सोल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को बड़े आसानी से। तो अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए कि भाई जिसके अंदर फेल की परसेंटेज दे रखी है, तो हम वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं बड़े आसानी से, उसमें भी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए आप लोगों को कि भाई 70% पास है, 80% पास है और दोनों का फेल दे रखा है, तो आपने क्वेश्चन को ही अपने हिसाब से बदल देना है। फेल के टर्म्स में क्वेश्चन को पढ़ना है कि अगर इंग्लिश में 70% पास हैं तो भाई इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हो जाएंगे, 30% हो जाएंगे। मैथ्स में 80% पास होने वाले हैं तो मैथ्स में फेल होने वाले कितने हो जाएंगे भाई, 20% फेल हो जाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन सेम ही क्वेश्चन है। इन अ ग्रुप ऑफ 70% कैन स्पीक इंग्लिश, यानी 70% ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। 70% ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है, 65% ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, 65% कैन स्पीक हिंदी एंड 27% कैन स्पीक नन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, यानी दोनों में से कोई नहीं बोल सकते, ना ही इंग्लिश ना ही हिंदी। ऐसे कितने बच्चे हैं, 27% है। तो मैंने आपको अभी अभी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन कराया, आशा करता हूं आप लोग बड़े आसानी से इसको भी कर लेंगे। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप को मैं सोल्व भी करा चुका हूँ, एग्जामिनेशन वाले जो क्वेश्चंस कराए थे सोल्व, उसमें ये टाइप हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लेकिन बार बार ये क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अ कैंडिडेट हु गेट 20% मार्क्स इन एग्जामिनेशन फेल बाय 30 मार्क्स, यानी एक कैंडिडेट जो 20% मार्क्स लेके आता है वो 30 नंबर कम रह जाते हैं उसके। अगर वो 32% ले आता है तो वो 42 नंबर आगे बढ़ जाता है पासिंग परसेंटेज से। तो मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है कि हम अगर मान लेते हैं पासिंग परसेंटेज यहां पर है और आप 20% नंबर लेके आते हैं, तो आप कितना दूर रह गए अपने लक्ष्य से, आप अपने लक्ष्य से 32 नंबर दूर रह गए। पास होने से 32 नंबर दूर हैं। और अगर आप 42 मार्क्स लेके आते हैं, यानी आप अगर 32% मार्क्स लेके आते हैं, सॉरी यहाँ पे 30 नंबर आएगा, 30 नंबर से फेल हो जाते हैं। अगर आप 32% मार्क्स लेके आते हैं तो आप 42 नंबर ज्यादा ले आते हैं अपने लक्ष्य से, यानी 42 नंबर आगे चले जाते हैं पासिंग परसेंटेज से। तो आप देखेंगे कि अगर नंबर की बात करूं मैं, परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो 20% यहां पे या 32% यहां पे, यानी कुल कितना चेंज हुआ परसेंटेज में। ये जो 20 से 32% का जो सफर है वो 12% का है। और नंबर में कितने परसेंट का है, 30 नंबर यहां पे और 42 नंबर यहां पे, यानी कुल 72 नंबर अगर आप लेके आओगे तब जाके ये 12% का सफर आप तय कर पाए हो। यानी अगर बच्चा 20% लाता है, उसके बाद अगर वो 32% लाता है, तो उसने कितना जंप किया परसेंटेज के टर्म्स में, वो 12% है कि वो 12% नंबर ज्यादा लेके आया। लेकिन अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो पहले वो 30 कम रह रहा था, बाद में वो 42 आगे निकल गया, यानी कुल मिला के 72 नंबर बढ़ गए उसके इस 12% की वजह से। तो 12% की वैल्यू मिल गई, और जैसे ही 12% की वैल्यू मिल गई तो हमें 100% भी मिल जाएगा, पासिंग परसेंटेज भी मिल जाएगा। जो पूछेंगे वो बता देंगे। इन्होंने तो पूछा फाइंड द पासिंग परसेंटेज, कोई बात नहीं, पासिंग परसेंटेज भी बता देते हैं कि 12% की वैल्यू 72 है। पहले तो आपको वैसे बता देते हैं कि भाई 12% 72 है, तो 1% कितना हो जाएगा भाई, 1% हो जाएगा 6 मार्क्स। और 100% यानी कुल एग्जाम कितने नंबर का था अगर पूछा जाएगा तो आप बता दोगे जी 600 नंबर का था कुल एग्जाम। अगर 1% की वैल्यू 6 नंबर है तो मैं बता देता हूं आपको पासिंग परसेंटेज कैसा कैलकुलेट करना है कि भाई 20% है, 30 नंबर कम रह गए। 1% अगर आप नंबर लाते हो यानी आप 6 नंबर लेके आते हो, और अगर आपको 30 नंबर चाहिए तो आपको कितने परसेंट चाहिए। कॉमन सेंस है कि भाई 6 नंबर में 1% बनता है, और 30 नंबर में कितना परसेंट बनेगा, 30 नंबर में 5% बनेगा। यानी बच्चे के जब 20% लाया था तो 5% कम रह गए थे पासिंग से, तो पासिंग परसेंटेज कितना हो गया भाई, 25% हो जाएगा पासिंग परसेंटेज। दिस इज योर आंसर, 25% इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन को समझना है, और यहां पे ये नहीं करना कि भाई पहले हम 100% पे पहुंचेंगे कि भाई 600 नंबर पेपर था,
600 नंबर का पेपर था, बच्चा इतना परसेंट लाएगा तो 30 नंबर कम हो गया, तो 600 का 20% निकाला हमने, फिर उसमें 30 जोड़ा, फिर उसकी परसेंटेज निकालेंगे। कॉमन सेंस भी लगाना है कि भाई साहब अगर 1% की वैल्यू 6 नंबर है तो क्यों ना इन नंबर्स को, जितना 30 नंबर कम रह गए थे, यानी अगर नंबर तो 30 कम रह गए थे, परसेंटेज में कितना कम रह गया था ये सोच लें हम लोग कि भाई 30 नंबर है, 30 नंबर परसेंटेज में कितना बनता है, 30 नंबर परसेंटेज में 5% बनता है, तो यानी बच्चा 5% कम रह गया था। बस ये सारी बातें हमें जाननी है, यही चीजें हमें सीखनी है इस पूरे सीरीज में कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोचना है, किस तरीके से क्वेश्चन को सोच के करना है आगे। अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देन इट इज फर्दर इंक्रीज बाय 20%। एक नंबर है जो पहले 10% बढ़ा, उसके बाद फिर से उसे 20% बढ़ा दिया, तो कुल मिलाकर वो कितना बढ़ गया अपने पहले नंबर से। तो देखेंगे सीधा सीधा आंसर 30% दिमाग में आता है और ऑप्शन में भी होगा 30%, तो पहले बोल देंगे भाई 30% बढ़ गया। लेकिन ध्यान रखें कि बढ़ा हुआ नंबर और बढ़ाया गया है, यानी कैसे? देखो दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोच सकते हो कि हमने मान लिया वो नंबर 100 था, अगर उसको हम 10% बढ़ाते हैं तो वो 110 हो जाएगा, और इस बढ़े हुए नंबर को फिर से बढ़ाना है 20%, यानी 110 का 20% हमें निकालना है। 110 का 20% हमें निकालना है, यानी कि 22 नंबर और बढ़ा दें। ये पहले 10 बढ़ा था, अब 22 बढ़ गया, यानी कुल कितना हो गया? अब 132 हो गया। और अगर मैं बोलूं कि द ओरिजिनल नंबर कितना बढ़ गया, भाई शुरू का जो नंबर था वो हमारा 100 था, अब वो 100 से 132 पे चला गया, तो कुल मिलाकर कितना बढ़ गया? कुल मिलाकर 32% बढ़ गया। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 32% हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सोचना है, ये एक तरीका है। दूसरा, इसके लिए आप MN वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो कि हम बार बार जिक्र करते हैं कि भाई अगर हमारे पास दो सक्सेसिव इंक्रीज हों, सक्सेसिव इंक्रीज यानी लगातार बढ़े या फिर लगातार घट जाएं, सक्सेसिव डिक्रीज हो या सक्सेसिव इंक्रीज हो, या एक इंक्रीज कर रहा है और दूसरा नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो इन सब के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है भाई? इन सब के लिए हमारे पास फॉर्मूला है m+n + mn/100। ये m और n क्या है? ये वो परसेंटेजेस हैं जो बढ़ रही हैं, घट रही हैं, बस ये चीज हमें ध्यान रखनी है। यानी फॉर्मूला हमारे पास आ गया। आप चाहें तो ऐसे सोच सकते हैं ग्राफ बना के, या फिर फॉर्मूले से डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं कि एक बार नंबर 10% बढ़ा, उसके बाद नंबर 20% बढ़ गया, तो यानी कितना टोटल बढ़ेगा, ओवरऑल कितना बढ़ जाएगा, तो वो आप यहां से भी कैलकुलेट कर पाएंगे कि 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 30 + 2, यानी कुल मिलाकर वो नंबर कितना बढ़ गया भाई? कुल मिलाकर वो नंबर 32% बढ़ गया, यानी 32% इज द करेक्ट आंसर। दोनों बढ़ रहे हैं, तो अगर दोनों घट रहे हैं तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, फॉर्मूला यही रहेगा सेम m+n, लेकिन साइन बदलते जाएंगे। अगर घट रहा है तो जैसे मैंने यहाँ पे 10% लिखा है, प्लस का है, अगर कल को ये घटेगा तो यहाँ पे -10 लिखेंगे, ये माइनस का 20 हो जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, बस इतना सा फर्क आ जाएगा। तो फॉर्मूला वही रहेगा, वैल्यू आप अपने हिसाब से रखते जाएंगे, अगर घट रहा है बढ़ रहा है वो उस हिसाब से हमारी वैल्यूज जो है वो चलती जाएंगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए डिक्रीज और इंक्रीज की बात कर रहा था मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिक्रीज इंक्रीज पे ही आ गया। इफ द प्राइस ऑफ बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25%, यानी पहले उसे घटा दिया जाता है, तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 100 का प्राइस था, अब उसको अगर घटा दिया जाए 25% घटा दें, तो 100 का 25% तो 25 ही होता है, यानी 75 हो गया नया प्राइस। पहले प्राइस था 100 रुपए, अब 75 हो गया, एंड देन इंक्रीज बाय 20%, और इसको फिर 20% बढ़ा दिया जाए, यानी 20% फिर बढ़ा दें 75 का, तो भाई 75 का 20% आप देखेंगे कितना बढ़ेगा? 15 बढ़ जाएगा, यानी 15 फिर बढ़ा दिया, तो 75 में 15 आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 90 आ जाएगा, यानी 90 अब न्यू प्राइस आ गया। तो कितना परसेंट रियल में डिक्रीज हो गया एक्चुअल प्राइस से? यानी 100 रुपए MRP था, बढ़ते घटते घटते कहां पे पहुंच गया? वो 90 पे पहुंच गया, यानी 10% डिक्रीज हो गया, 10% कम हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया भाई? 10% डिक्रीज। ये हमारा आंसर है। चाहे तो ऐसे भी कर लें, चाहे तो ऐसे भी कर लें, अगर आप कर सकते हैं तो ऐसे भी कर लें। झंझट लग रहा है ये सब करना कि भाई 100 था, उसका 75, फिर उसका 15% निकालना है, झंझट लग रहा है, तो आप सीधा देखिए भाई डिक्रीज बाय 25%, आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया m+n + mn/100। ये फॉर्मूला आपको बता दिया है m+n + mn/100, यानी 25% घट रहा है तो यहां लिखोगे आप -25,
उसके बाद 20% बढ़ रहा है तो आप यहाँ लिखेंगे +20 प्लस 25 इंटू 20 यानी -25 है बटे में 20 इंटू में 100। आप देखेंगे माइनस का 25 प्लस का 20 यानी -5 यहाँ से मिल गया हमें, और भाई 25 से 100 घट गया 4 और 4 से 20 घट गया 5 यानी -5 यहाँ मिल गया हमें। कुल मिलाकर कितना मिल गया भाई -10%। नेगेटिव में आंसर आ रहा है यानी ये दर्शा रहा है कि भाई जो क्वांटिटी है वो ओवरऑल डिक्रीज हो रही है यानी 10% घट गया। तो फॉर्मूला वही रहेगा m+n + mn/100 ही, लेकिन वो जो परसेंटेजेस दे रखे हैं उस हिसाब से साइन बदलते रहेंगे। अगर डिक्रीज दे रखा है तो हम उसके साथ माइनस लेके चलेंगे, बस इतना सा करेंगे और कुछ नहीं। आंसर आप यहाँ पे भी मिलेगा आपको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नंबर इज इंक्रीज्ड बाय x%। एक नंबर को x% बढ़ाया जाता है टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर इट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय, यानी वापस से अगर सेम नंबर चाहिए तो हमें कितना रिड्यूस करें इसे। तो पहला तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय x%। तो देखिए 100 लेके चलेंगे तो भी हो जाएगा क्वेश्चन, अगर आप 100 मान के चलते हैं तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। एक नंबर 100 है और 100 का x% निकालना बड़ा आसान है, 100 का x% x ही होता है, यानी वो अब कितना हो गया 100 + x हो गया। अब अगर वापस मुझे इसे 100 बनाना है तो मुझे इसे कितना कम करना होगा, मुझे इसे x कम करना होगा। ये बात भी मुझे यहां से समझ में आ रही है कि भाई अभी नंबर 100 + x है और वापस से उसी नंबर पे पहुंचाना है तो कितना कम करना पड़ेगा, x कम करना पड़ेगा। लेकिन पूछ लिया कितना % कम करना पड़ेगा, तो देखो कितना % कम करना पड़ेगा। ओरिजिनल नंबर अभी जो नया नंबर बन गया वो 100 + x है, इसको कितना घटाना पड़ेगा, x घटाना पड़ेगा। और पूछ लिया कितना % घटाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 100 इतना % घटाना पड़ेगा। यानी अगर मैं इसको सही से लिखूं तो 100x अपॉन में 100 + x%। ये आपके लिए एक फॉर्मूला भी तैयार हो गया है, ये आपके लिए एक फॉर्मूला भी तैयार हो गया है। चाहे तो आप इसको फॉर्मूले के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, एक नंबर को पहले 25% बढ़ाया जाता है टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर, वापस से पुराने ओरिजिनल नंबर पे आने के लिए उसे कितना घटाया जाए ताकि वो वापस से पुराने नंबर पे आ जाए। तो आप उस क्वेश्चन को भी यहां से भी कर सकते हैं, तो यहां से भी आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको लिख देता हूं कि अगर एक नंबर को 25% बढ़ा दिया जाता है तो उसे कितना % घटाएं ताकि वो वापस से वहीं पहुंच जाए। तो आपको पता है x की वैल्यू 25 है, यानी 25% बढ़ा दिया तो 100 × 25 अपॉन में 125, और आप देखेंगे आंसर आ गया आपके पास, यानी 20% उसे क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन भी हम सोल्व कर पाएंगे, यानी एक फॉर्मूला ही तैयार हो गया आप लोगों के लिए, जनरल फॉर्मूला है। आगे चलते हैं। इलेक्शन के क्वेश्चंस तो मैं बहुत करा चुका हूं आप लोगों को, पूरा का पूरा एक हमने सेशन रखा था इलेक्शन के क्वेश्चंस पे। मुझे लगता है कि आप ये बड़े आसानी से कर पाएंगे। चलो भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा देखने योग्य है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इफ इट्स पॉपुलेशन इज 2 years ago was 10,000, यानी हर साल 20% पॉपुलेशन घटती जा रही है। अभी जो पॉपुलेशन है, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, यानी हर साल 20% बढ़ती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी हर साल। 2 साल बाद क्या पॉपुलेशन होगी हमें ये बताना है। यानी मान के चलिए ये तो क्वेश्चन हम वैसे करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, पर देखिए अभी फिलहाल 10,000 है, उसके बाद 1 साल बाद फिर 20% घट जाएगी -20%, और फिर से अगले साल फिर 20% घट जाएगी यानी -20%। तो देखेंगे ये सक्सेसिव डिक्रीज ही तो हो रहा है, क्या बार बार सक्सेसिवली डिक्रीज ही तो हो रहा है ना हमारे पास क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन भी तो वही हो गया जो सक्सेसिव इंक्रीज में अभी पढ़ के आए थे। तो यानी बार बार डिक्रीज हो रहा है, तो कुल कितना डिक्रीज हो रहा है, मैं डायरेक्ट यहां से इसका इतना % निकाल दूं तो हमारा आंसर ही आ जाएगा। ये बार बार चेन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर 20% डिक्रीज हुआ है तो आपको पता है -20 इंटू -20 डिवाइडेड बाई 100। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि भाई -40 हो गया और प्लस का 4 हो गया, यानी कुल 36 आ गया माइनस का। तो आपको पता लग गया कि भाई 36% क्या हो गया भाई, डिक्रीज हो गया, यानी 36% डिक्रीज हो गया। तो अभी एक्चुअल में कितना % बचा है, 36% डिक्रीज हो गया, तो फाइनल अमाउंट का कितना % बच गया, 64% बच गया। और 10,000 का 64% निकालने की जरूरत मुझे तो नहीं लगती कि आप लोगों को है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 6400, यानी 6400। कितनी पॉपुलेशन घटी है, तो उत्तर आ गया 36% घट गई, यानी
6400 है भाई, 3600 पॉपुलेशन घट गई, घटते घटते 3600 पॉपुलेशन घट गई 2 साल में, ये भी हम बता सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे कि भी देखेंगे ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं कि हर साल दर साल 20% घट रहे हैं, साल दर साल 10% घट रहे हैं, या साल दर साल 10% बढ़ रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन भी यही सक्सेसिव इंक्रीज वाले फॉर्मूले से ही हो जाएंगे हमारे पास कि भाई m+n+mn/100 हम फाइनल एक इक्विवेलेंट इंक्रीज हम लोग फाइंड कर पाएंगे। फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि द प्रेजेंट प्राइस ऑफ अ स्कूटर इज ₹7290, यानी इफ इट वैल्यूज इज डिक्रीज एवरी ईयर बाय 10%, यानी हर 10 साल बाद उसकी वैल्यू गिरती है, देन इट्स वैल्यू 3 years बैक। यानी अब यार क्वेश्चन को उल्टा पूछ लिया, 3 साल पहले क्या वैल्यू थी ये पूछ लिया, यानी यहां क्या वैल्यू है, यहां वैल्यू x है, तो 3 साल बाद अभी 10% घट गई, फिर उसके बाद फिर 10% घट गई, और अगले साल फिर 10% घट गई, यानी यहां पे पहुंच गए, यहां पहुंचे तो कितनी वैल्यू हो गई, 7290 वैल्यू हो गई, 7290 वैल्यू हमारे पास है, यानी 10% घटती जा रही है हर साल। इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूं कि जब बोला जाता है 10% घट गया, जब बोला जाएगा 10% घट गया, तो वो वैल्यू अपनी कितनी हो जाएगी। यानी अगर मैं कहता हूं कि अगर वो नंबर 100 है, अगर वो नंबर 100 है, वो 10% घट गया, 10% घट गया, तो अब वो नंबर कितना हो गया, अपना वो 9/10 हो गया, क्योंकि 10% का मतलब होता है 10 का 10% कितना होता है 1, यानी 9/10। अब रियल में एक्चुअल में वो घटने के बाद कितना हो गया, वो 9/10 हो गया अपना, यानी वो 90 बन गया। क्या ये बात समझ में आ रही है कि 10% घटना, 25% घटना, कुछ भी घटना आ जाए, कोई ऐसी घटना दुर्घटना घट जाए, तो 10% का मतलब कितना होता है 1/10, यानी 1/10 का मतलब क्या हुआ कि 9/10 हो गई। अब वैल्यू 9/10 हो चुकी है, वो वैल्यू अपनी खुद की कितना हो गया, वो 9/10 बची है। ये वाली बात अगर आप लोगों के समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा आप लोगों को बड़े आसानी से, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा वो नंबर x है, वो 10% घट गया तो अपना 9/10 हो गया, यानी अभी नया नंबर आ गया। ये नया नंबर फिर से 10% घट गया, यानी ये 9/10 हो गया। अब ये फिर से एक नया नंबर आ गया हमारे पास, और ये फिर से 9/10 घट गया, तो अब हमारे पास फाइनल अमाउंट आ गई 7290। और आप देखेंगे 9 का क्यूब कितना होता है 729, कट गया 10 आ गया, और यहाँ से फाइनल आंसर भी आ गया हमारे पास 10,000। ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए प्राइस एंड कंजप्शन में भी मैं क्वेश्चंस काफी करा चुका हूं आप लोगों को, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि भाई इसमें अंडे 4 कम आने लग गए। अक्सर हमने जो क्वेश्चन किए थे कि भी चीनी कम आ रही है, शुगर कम आ रही है, 10% कम आ रही है, 20% कम आ रही है, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं कि भाई उससे 10 किलो चीनी कम आने लगी, 12 किलो चीनी कम आने लगी। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि भाई 4-4 अंडे कम आ रहे हैं, 5-5 सेब कम आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट वही है, जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो कि भाई प्राइस इनटू कंजम्पशन, प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और जब अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो जो प्राइस का रेशियो है उसका रिवर्स कंजम्पशन का रेशियो होगा। बस ये 2-3 बातें जो बताई हैं वही याद रखनी है, बाकी कोई आपने अपना खुद का एज सच कोई एक्सपेरिमेंटल दिमाग नहीं लगाना कि भाई प्राइस ये है कंजम्पशन ये है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और देखेंगे तो प्राइस कितना बढ़ गया, 50% बढ़ गया, और 50% का मतलब कितना होता है भाई 1/2 होता है। यानी पहले प्राइस 2 था, अब बढ़ के कितना प्राइस हो गया भाई, अब बढ़ के 3 हो गया। तो मैं बात करता हूं ओल्ड प्राइस की और न्यू प्राइस की। ओल्ड और न्यू प्राइस की अगर मैं बात करूं तो पहले प्राइस था 2 और अब हो गया 3। तो पहले आप लाते थे 3 क्वांटिटी में और अब लाते हो कितने, 2 क्वांटिटी में। यानी हमें एक्सपेंडिचर सेम रखना है क्योंकि 24 रुपए ही हैं आपके पास खर्चा करने के लिए सिर्फ 24 रुपए हैं। पहले भी 24 रुपए थे, अब भी 24 रुपए हैं, आने वाले समय का नहीं पता कितने रहेंगे, लेकिन फिलहाल 24 रुपए हैं आपके पास। बस इसी 24 रुपए से अगर दाम बढ़ गया तो भैया कम ले आना, दाम कम हो गया तो ज्यादा ले आना, बस इतनी सी बात है। तो जब भी एक्सपेंडिचर हमारा सेम रहेगा तो हमें क्या करना है, प्राइस का जो रेशियो है वही कंजम्पशन का रेशियो हो जाएगा रिवर्स। यानी पहले कंज्यूम करते थे 3
और अब कंज्यूम करते हो कितना, 2, यानी घट गया, कितना घट गया, 1 घट गया। और ये 1 किसके बराबर दे रखा है, ये 4 अंडों के बराबर दे रखा है, 4x के बराबर है, यानी 1 की वैल्यू 4 अंडे हैं। तो पहले आप कितने अंडे लाते थे ये भी पता लग गया, पहले 3 लाते थे, यानी पहले अंडे लाते थे 12 अंडे। और ये जो 12 अंडे लाते थे पहले कितने में लाते थे, 24 रुपए में। तो पहले 1 दर्जन अंडों का रेट था 24 रुपए। अब आप लाने लग गए हो 2, यानी मतलब 4 दूनी 8 अंडे, और 8 अंडे के लिए अब आपको चुकाने पड़ते हैं कितने रुपए भाई, अब चुकाने पड़ रहे हैं वही 24 रुपए। 8 अंडे मिल रहे हैं 24 रुपए में। तो भाई साहब अगर 8 अंडे 24 में मिल रहे हैं तो 1 अंडा 3 रुपए का है और 12 अंडे 36 रुपए के होंगे, यानी आपके पास आ गया 1 डजन का प्राइस। ये हमारा प्राइस है। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आशा करता हूँ आप सब समझ पा रहे होंगे बड़े आसानी से चीज़ों को, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी आप लोगों को फिलहाल। तो देखें सेम वही क्वेश्चन है कि भाई आप 10 एप्पल ज़्यादा खरीद पाते हैं 54 रुपए में। ये क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर। ये कई बार अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे भी फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर, यानी जो फ्रेश फ्रूट हैं, मैं बात करता हूं फ्रेश फ्रूट्स की, तो फ्रेश फ्रूट्स में 68% वाटर है। यानी अगर मैं समझाने के लिए मोटा माटी बताएं तो 68% यानी कितना हो गया भाई, 4 से अगर मैं इसे काट दूं तो भाई ये बन गया 17/25, यानी कुल जो फ्रूट है वो 25 है और उसके अंदर पानी की संख्या कितनी है, 17 है। तो 2 बातें हमें यहाँ पे सीखनी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रेश फ्रूट और यहाँ लिख देते हैं ड्राई फ्रूट, और यहाँ उनका प्योर कंटेंट और यहाँ हो गया उनका वाटर कंटेंट, यानी पानी कितना है उनमें, प्योर फ्रूट कितना है और पानी कितना है। तो देखेंगे फ्रेश फ्रूट के अंदर 17 हिस्सा पानी रहता है, कुल 25 हिस्सा है तो 17 हिस्से पानी के हैं, यानी बच गया सिर्फ उसके अंदर फ्रूट कितना मिलेगा हमें, 8 फ्रूट मिलेगा। 8वां हिस्सा सिर्फ फ्रूट होता है जो खाने योग्य है, बाकी तो पानी है उसके अंदर। जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो उनके अंदर पानी की मात्रा बहुत कम रहती है, और ऐसा ही यहाँ पे भी है कि 20% पानी की मात्रा है, यानी 20% का मतलब कितना हो गया भाई, 1/5 हो गया, यानी 1 हिस्सा पानी का है उसमें और 4 हिस्सा क्या है, फ्रूट है, यानी 4 हिस्सा क्या है, फ्रूट है। तो एक बात यहां पे समझ में आने वाली बात यह है कि जब फ्रूट सूखेगा, जब फ्रूट सूखना शुरू होता है, यानी पहले तो जो फ्रेश फ्रूट है, ताजा फल है, उसका जब वो सूखना शुरू होगा, क्या उसका जो पल्पी कंटेंट है, जो पल्प है, जो गुद्दा उसके अंदर है, क्या वो कम हो जाएगा? क्या सिर्फ पानी सूखता है, यानी वो जो फ्रूट का जो कंटेंट है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, सिर्फ उसके अंदर जो प्रेजेंट पानी है वो समय के साथ सूखता जाएगा और एक्चुअल फ्रूट हमें मिलता जाएगा। तो बस अगर ये बात हमें समझ में आ गई है तो ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट की कहानी भी समझ में आ जाएगी। क्या फ्रेश फ्रूट, अगर फ्रेश फ्रूट में जो पल्प है वो 8 है तो ड्राई फ्रूट में वो पल्प 4 हो सकता है क्या वो भी सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि पानी सूखेगा तो पल्प का जो कंटेंट है वो कभी ना खत्म होता, वो कभी नहीं सूखता है समय के साथ। तो यानी अगर फ्रेश में वो कंटेंट 8 का है तो ड्राई में भी वो कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। यानी सबसे पहला काम हमारा इसको 8 बनाना, और इसको 8 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा भाई, 2 से। यहाँ पे भी 2 से गुना कर दिया, यानी ये बन गया 8 और ये बन गया 8:2। अब बात समझ में आ जाएगी सारी आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, यानी 100 किलो फ्रेश फ्रूट है, उसमें से ड्राई फ्रूट आपको कितना मिल सकता है? तो देखो भाई, फ्रेश फ्रूट का जो रेशियो का टोटल है वो कितना है, 25 है। ड्राई फ्रूट का रेशियो का टोटल कितना आ रहा है भाई, 10 आ रहा है उसी में ही, यानी 25 का 10 बन जाता है। अगर आपके पास 25 किलो फ्रेश फ्रूट है तो ड्राई फ्रूट कितना बनेगा, 10 किलो बनेगा। यहाँ से ये वाली बात समझ में आ रही है। और दूसरी बात आप ऐसे समझ लीजिए कि भाई 25 की वैल्यू आपको दे रखी है 100 के बराबर है, 1 की वैल्यू मिल गई आपको कितनी, 4, और ड्राई फ्रूट बन सकता है 10, यानी 40 किलो। तो हमारा आंसर हो गया 40 किलो, यानी 100 किलो फ्रेश फ्रूट लाओगे तो उसमें से आप ड्राई फ्रूट कितना निकाल सकते हो, 40 किलो ड्राई फ्रूट निकाल सकते हो। बस ये वाली बात आपको समझनी है।
इस सेशन में सिर्फ यही वाली बात समझनी है आप लोगों ने कि भाई जब हम ड्राई फ्रूट की बात कर रहे हैं और फ्रेश की बात कर रहे हैं तो क्या चीज है जो दोनों के अंदर सेम है, वो उसका पल्प कंटेंट है जो दोनों के अंदर सेम है। वो समय के साथ सूखेगा नहीं, सूखेगा तो कौन सूखेगा, पानी सूखेगा, यानी घटेगा तो पानी की वैल्यू घटेगी, पल्प वैसा का वैसा रहना चाहिए। और हमने क्या देखा कि भाई फ्रेश में पल्प 8 है, ड्राई में 4 है, तो ड्राई वाले को भी 8 बनाना पड़ेगा। 8 बना दिया, वैल्यू आ गई, आंसर भी आ गया। इसी के साथ आज के इस सेशन को अंत करते हैं। आगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे और वीडियो के अगर आप इस पड़ाव तक पहुंच चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी दें कि क्या चीज़ें हम और ऐड कर सकते हैं और क्या चीज़ें हमें और इम्प्रूव करनी है आप लोगों के लिए, और चीज़ें जो एक्स्ट्रा आपके लिए ला सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।